आज का हमारा विषय है विद्यापति पदावली। स्नातक प्रथम खंड प्रथम पत्र में विद्यापति पदावली के बारे में हमें पढ़ना है। विद्यापति को संधि काल का कवि कहा जाता है। संधि काल का कवि क्यों कहा जाता है, तो यहाँ भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान उन्हें आदिकाल में मानते हैं तो कुछ भक्ति काल में मानते हैं। अंततः निष्कर्ष यह निकला है कि वह संधि काल के कवि हैं। मतलब आदिकाल का अंत और भक्ति काल का जो प्रारंभ है, उस बीच में विद्यापति का पदार्पण हुआ है, उनकी रचनाएं आई। मैथिल कोकिल विद्यापति को संस्कृत, अवहट्ट एवं मैथिली तीनों भाषाओं पर पूर्ण अधिकार प्राप्त था। इसलिए उनकी रचनाएं तीनों भाषाओं में उपलब्ध होती हैं। उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। संस्कृत में जो उनकी रचनाएं हैं वह है शैव सर्वस्व सार, दुर्गा भक्ति तरंगिनी, गंगा वाक्यावली। अवहट्ट अथवा अपभ्रंश में उनकी रचनाएं हैं कीर्तिलता और कीर्ति पताका। मैथिली भाषा में उनकी रचना का नाम है पदावली। उसी पदावली के संदर्भ में आज मैं व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ। विद्यापति शैव थे तथा मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। उन्होंने अपने आश्रयदाता राजाओं शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन ओजस्वी ढंग से कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका नामक अपभ्रंश भाषा में रचित काव्य ग्रंथ में किया है। राजा शिव सिंह की और कीर्ति सिंह के दरबार में विद्यापति को स्थान मिला था और वे अपने राजा की प्रशस्ति में इन दो कृतियों की रचना करते हैं, कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका। विद्यापति की अक्षय कीर्ति का आधार मैथिली भाषा में रचित पदावली है। पदावली मैथिली भाषा की अक्षय कीर्ति है। इसमें उन्होंने राधा कृष्ण को आधार बनाकर श्रृंगार के अत्यंत मादक एवं मनोरम चित्र अंकित किए। बता दें आपको कि इस बात पर भी विवाद है कि विद्यापति भक्त कवि है या श्रृंगारी, क्योंकि उनकी भक्ति संबंधी रचनाएं भी हैं। जब भक्ति वे करते हैं तो उसमें भी पूरी तरह डूबे हुए दिखाई देते हैं, और जब श्रृंगार की रचना करते हैं तो उसमें भी अपनी अद्भुत दक्षता का परिचय देते हैं। तो इस तरह विद्यापति भक्त है या श्रृंगारी, इस पर भी विवाद है। यह भी प्रश्न का विषय है। अपनी कोमल कांत मधुर पदावली एवं संगीतात्मकता के कारण विद्यापति को अभिनय जयदेव की उपाधि से विभूषित किया गया है। उनकी पदावली में इतना माधुर्य है, इतना नाद है, इतना संगीत है कि उन्हें अभिनय जयदेव की उपाधि दिया गया है। जयदेव के संस्कृत भाषा में रचित गीत गोविंद में जो माधुर्य है, वही विद्यापति की पदावली में देखा जा सकता है। विद्यापति का रचना काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1460 विक्रम, मतलब यह ईस्वी सन हो गया 1403 माना जाता है, किंतु उसे उस वीर गाथा काल में स्थान दिया जिसकी अंतिम सीमा 1375 विक्रम है। संभवतः प्रवृत्ति की दृष्टि से शुक्ल जी ने उन्हें वीर गाथा काल में स्थान दिया तथा उनकी भाषा अवहट्ट को भी उन्होंने ध्यान में रखा, जिसमें उन्होंने कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका की रचना की। कीर्ति पता मतलब यहाँ है कि कीर्ति पताका एवं कीर्तिलता की जो रचना है वह अपभ्रंश भाषा में है, और यह जो आदिकाल में जो अधिकांश रचनाएं हैं उसकी भाषा भी अपभ्रंश ही है। इसलिए इस भाषा के आधार पर भी शुक्ल जी ने विद्यापति को वीर गाथा काल में रखा। विद्यापति पदावली की विषय वस्तु प्रमुख रूप से श्रृंगार ही है।
श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग और वियोग का निरूपण उसमें किया गया है, किंतु संयोग के पक्ष की प्रधानता अधिक है। पदावली में संयोग और श्रृंगार का वर्णन ही अधिक है, प्रचुरता उसी की है। वया संधि, अभिसार, नखशिख, सद्य स्नाता के मनोरम चित्र पदावली में अंकित किए गए हैं। राधा और कृष्ण को आधार बनाकर इस पदावली की रचना की विद्यापति में, और इसमें संयोग और श्रृंगार का वर्णन करते हुए उन्होंने इन विषय का इन शीर्षकों के अंतर्गत उन्होंने ज़्यादा अपनी रचनात्मकता दिखाई है, दक्षता दिखाई है। उस श्रृंगार वर्णन में वयः संधि और अभिसार, नखशिख मतलब नायिका की वयः संधि का उसमें वर्णन है, उसके रूप सौंदर्य का नख से शिख तक वर्णन है, सद्य स्नाता मतलब जो तुरंत नहाई हुई नायिका है उसका वर्णन है। इस तरह पूरे सौंदर्य और श्रृंगार का वर्णन विद्यापति ने पदावली में किया है। विद्यापति शैव मतावलंबी थे, साथ ही उनकी कविताओं में गंगा देवी, शिव आदि अनेक देवी देवताओं की स्तुतियां भी हैं, जिसके कारण विद्वानों का एक वर्ग उन्हें श्रृंगारी कवि न मानकर भक्त कवि ही मानता है। विद्यापति का जो गंगा स्तुति है और देवी का वर्णन है, शिव की जो आराधना उन्होंने की है, उसमें उनकी भक्ति अन्यतम है। उस भक्ति को देख के कोई उन्हें भक्त कवि ही कह सकता है। यह विद्वानों का अपना अपना मत है। किन्हीं ने उन्हें श्रृंगार की दक्षता को देखकर श्रृंगारी कवि कहा, किसी ने उन्हें उनकी भक्ति की सहजता सरलता को देखकर भक्त कवि कहा। लेकिन यह सही है कि उनमें भक्त और श्रृंगारी दोनों कवि होने का प्रमाण मिलता है। पूर्णतः दक्षता और कौशल के साथ उन्होंने अपने दोनों कवि रूप का वर्णन, कवि रूप को प्रस्तुत किया है। तो विद्यापति को दोनों कवि माना जा सकता है, भक्त भी और श्रृंगारी भी। इसलिए एक उपनाम दिया गया संधिकाल के कवि। संभवतः प्रवृत्ति की दृष्टि से शुक्ल जी उनको वीर गाथा काल में डालते हैं, लेकिन वास्तव में ईस्वी सन की दृष्टि से देखा जाए तो विद्यापति भक्ति काल में काव्य के अंतर्गत ही आते हैं। विद्यापति आचार्य शुक्ल के दृष्टिकोण से श्रृंगारी कवि मानते हैं और इस मत का खंडन करते हैं कि विद्यापति भक्त कवि थे। आचार्य शुक्ल पूर्णतः उन्हें श्रृंगारी कवि भी मानते हैं। वे कहते हैं विद्यापति के संदर्भ में, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। मतलब वे स्पष्ट कहते हैं कि कुछ भक्ति संबंधी रचनाएं लिख के विद्या कवि भक्त कवि नहीं है, वास्तव में वे श्रृंगारी कवि ही हैं। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है। विद्यापति की श्रृंगारिक रचनाओं में माधुर्य का अद्भुत समावेश हुआ है। पदावली के कुछ उदाहरण हैं को हम देख सकते हैं। कामिनी करे सनाने, हेरतय हृदय हनय पंचवाने, चिकुर गरे जलधारा, जनिमुख शशिडर रोए अंधारा। अब इस पद में क्या है देखते हैं। कामिनी स्नान कर रही है, एक युवती स्नान कर रही है, उसे देखते हैं हृदय पर कामदेव के पंचवानों का प्रहार होता है। केशों से जलधारा टपक रही है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो नायिका के मुख रूपी चंद्रमा को देखकर और उससे भयभीत होकर अंधकार रो रहा है। तो यह था विद्यापति का सौंदर्य वर्णन। नायिका के रूप सौंदर्य की एक झांकी और भी देखते हैं। चांद सारलय मुख घट ना कर लोचन चकित चकोरे,
अमीय धोए आचर धनि पोछल दह दिसि भेल उजोरे। नायिका के अद्भुत सौंदर्य का निर्माण विलक्षण ढंग से हुआ है, मानो विधाता ने चंद्रमा के सार तत्व को लेकर उसके मुख का निर्माण किया है। नेत्र तो चकोर हैं ही, अमृत तुल्य लावण्य वाले अपने मुख को धोकर जब उसने आंचल से पोंछा तो उसके प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो गईं। विद्यापति ने नायिका के सौंदर्य का चित्रण आलंकारिक भाषा में पारंपरिक उपमानों की सहायता से किया है। सखी नायिका के सौंदर्य का वर्णन कृष्ण से करती हुई उनके मन में नायिका से मिलने की उत्कृष्ट उत्सुकता उत्पन्न कर रही है। इस भाव को हम कुछ पंक्तियों में देखते हैं कि कैसे विद्यापति ने इसका चित्रण किया है। माधव की कब सुंदरी रूपे, कतिक जतन वे आनि समारल, देखल नयन स्वरूपे। पल्लव राज चरण जू शोभित, गति गजराजक भाने, कनक कदली पर सिंह समारल, तापद मेरु समाने। अर्थात हे श्री कृष्ण, मैं उस सुंदरी के रूप का क्या वर्णन करूं, वह तो अनुपम एवं अनिवर्चनीय है। न जाने विधाता ने कहाँ कहाँ से प्रयत्न करके उस सौंदर्य का निर्माण किया है। दोनों चरण कमल के सदृश सुकुमार एवं अरुणिम है। चाल को देखकर मस्त हथिनी का आवास होता है। स्वर्ण कदली के सदृश मिशन एवं पुष्ट जंघाएं हैं। कमर सिंह के समान पतली है और उस पर उड़ोज के रूप में सुमेरु पर्वत ही मानो बैठा हुआ है। तो यह है विद्यापति के श्रृंगार का वर्णन का एक उदाहरण। अब वया संधि के आकर्षक चित्रण भी विद्यापति के काव्य में उपलब्ध होते हैं। वया संधि वह अवस्था है जब कोई बालिका अपनी बाल्यावस्था को छोड़कर और यौवनावस्था में प्रवेश करती है। जब उसका बाल्यावस्था छूट रहा होता है और उसका यौवनावस्था आ रहा होता है, जिसका उसे खुद भी पता नहीं होता है, तो यह वया संधि है। तो इस नायिका के इस समय का उसकी उम्र, उस नायिका के इस उम्र की बहुत ही रोचक और आकर्षक वर्णन विद्यापति के काव्य में है। शैशव और यौवन के संक्रमण काल पर नायिका का द्विविध आचरण भला किसके मन को सम्मोहित नहीं करता है। मतलब द्विविध आचरण का मतलब है कि वो बचपना वाला उसका हाव भाव और साथ ही यौवन के लक्षण, दोनों का जो अनोखा और अद्भुत सामंजस्य है वह सम्मोहित करने वाला है। खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खन वसन धूलि तनु भरई, खने खन दसन छटा छुटहास, खने खने खन अदर आगे कहुवास। चौक चले खन खन चलु मंद, मनमत पाठ पहिल अनुबंध। हृदय मुकुल हेरी हेरी थोर, खने आचरदय खने होय भोर। वया संधि को प्राप्त वह नायिका कभी तो तिरछी चितवन से देखती हुई युक्ति होने का प्रमाण देती है, तो कभी वस्त्रों को धूल दूषित करती हुई बालिका होने का सबूत देती है। कभी बाल सुलभ चाल से उछलती कूदती चलती है, तो कभी लज्जा के वशीभूत होकर मंद मंद चलने लगती है। लगता है कामदेव हृदय में प्रविष्ट होकर उसे यौवन का पाठ पढ़ा रहा है। अपने वक्ष पर उदित हुए उड़ेजों के देखकर कभी तो आंचल से ढक लेती है, तो कभी उधर से असावधान हो जाती है। विद्यापति ने नायक नायिका के अभिसार का वर्णन भी पदावली में किया है। अभिसारिका नायिका चंद्रमा से अनुरोध कर रही है कि तू आज की रात उदित मत हो, क्योंकि मैं प्रिय से अभिसार करने संकेत स्थल पर जाऊंगी। यदि तुमने मेरा अनुरोध नहीं माना तो मैं हंसकर राहु से कह दूंगी कि चंद्रमा तो शीतल है, अतः इसे तुम सदा के लिए ही निगल लो। विद्यापति को डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी श्रृंगारी कवि ही मानते हैं। उन्होंने कहा है कि वया संधि में ईश्वर से संधि कहाँ, सद्य स्नाता में ईश्वर से नाता कहाँ और अभिसार में भक्ति का सार कहाँ। मतलब इस तरह की रचना करने वाला कवि भक्त कवि नहीं हो सकता है। इस तरह विद्यापति का काव्य काव्यत्व के सभी उपादानों से